साइन को मार्स और केतु दोनों रूल करता है। एक्वेरियस साइन को सैटर्न और राहु दोनों रूल करते हैं। सैजिटेरियस और पाइसेस को रूल करते हैं जुपिटर, और कैप्रिकॉन और एक्वेरियस को रूल करते हैं सैटर्न। ठीक है, ये सारी चीजें एज इट इज याद रख लेनी है। इसके पीछे कहेंगे तो मैं लॉजिक भी समझा दूंगा किसी क्लास में, लेकिन अभी तक के लिए जहां तक बेसिक है इसको एज इट इज याद कर लेंगे। ध्यान रखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें बेसिक चीजें बोरिंग होती हैं, तो जो बोरिंग पार्ट है उसको पचाना है, उसको ऐसे स्किप करके आगे नहीं निकलना है। ठीक है, यह बोरिंग पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं और बढ़िया से प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो बेस पे एकदम कंट्रोल रहना चाहिए, नहीं तो प्रेडिक्शन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि राशियों की क्वालिटी के बिना प्रेडिक्ट करेंगे तो बहुत रॉन्ग प्रेडिक्शन जाएगा। जितना रिफाइंड प्रेडिक्शन करना है उसके लिए राशि, प्लैनेट हाउसेज और साथ में नक्षत्र, ये सारी चीजें अगर और एडवांस जाएंगे तो उसके स्ट्रेंथ को भी डिसाइड करेंगे। सारी चीजों को अगर मर्ज करके प्रेडिक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रेडिक्शन सही जाएगा। जितने भी साइन यहाँ पे लिखे और लॉर्डशिप लिखे उनको याद रखिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा तो नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें एकदम टिप ऑफ द पेन याद होनी चाहिए, किसी जगह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं पूछूं पाइसेस साइन का लॉर्ड कौन है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में जुपिटर लिखें। एक्वेरियस साइन का लॉर्ड कौन है आप तुरंत कमेंट सेक्शन में सैटर्न और राहु लिखें। कैप्रिकॉन साइन का लॉर्ड कौन है तुरंत सैटर्न लिखें। ये जितने भी देखो, हर प्लेनेट को दो दो रूलर मिले हैं, लेकिन सिर्फ दो ऐसे स्पेशल प्लेनेट हैं जिनके एक ही रूलर हैं। जैसे लियो साइन को सन रूल करता है और कैंसर साइन को मून रूल करता है। ठीक है, उसके बगल बगल में देखते जाओ, सन मून को एक सीरीज बनाओ कि मून को कैंसर रूल करता है और लियो को सन। उसके बगल बगल में देखो जेमिनाई और वर्गो, जेमिनाई और वर्गो ये दो साइन है, दोनों को मर्क्यूरी रूल करता है। फिर उसके ऊपर आ जाओ, टॉरस और लिब्रा इनको वीनस रूल करता है। फिर उसके ऊपर आ जाओ मार्स और केतु, और फिर मार्स ये स्कॉर्पियो और एरीज को रूल करते हैं। इसके बाद आप आ जाओ सैजिटेरियस और पाइसेस, ये दो ऐसे साइन हैं इनको जुपिटर रूल करता है। कैप्रिकॉन एक्वेरियस इनको सैटर्न रूल करता है। एक्वेरियस और स्कॉर्पियो इन दोनों साइन को सैटर्न, राहु, केतु ये मिक्स रिजल्ट ये इनको रूल करते हैं। अब हम समझेंगे राशियों की क्वालिटी के बारे में, कौन सा राशि किस तत्व का है। एक चीज आप समझिए कि अगर आप तत्व नहीं समझ रहे हैं, अगर आप राशियों के एलिमेंट को नहीं समझ रहे हैं तो आप कभी सक्सेसफुल प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, ना ही रेमेडी बना पाएंगे। जैसे किसी उपाय में अग्निहोत्र कराना है कि हवन कराना है कि मंत्र जाप कराना है कि उस उपाय में जल प्रवाह करना है कि जमीन के नीचे दबाना है, ये तभी आप समझ पाएंगे जब आपको राशियों की क्वालिटी, हेलो समीर, बहुत अच्छे हैं, लाइव देखते रहिए। ये तभी आप कर पाएंगे जब राशियों की क्वालिटी आपको अच्छे से पता हो। यहाँ पे हमने राशियों को 5 ग्रुप में बांटा है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, सॉरी 4 ग्रुप में। यहाँ पे हमने राशियों को 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया है, और मैंने जो तरीका बताया है राशि को याद करने का वैसे ही याद करना है, 3-3 के सीरीज में याद करना है। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सी राशि का कैसा नेचर है, इसके बेसिस पे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जितनी जल्दी ये समझ लोगे उतने अच्छे से और प्रेडिक्शन कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो एक और चीज, यहाँ पे 3-3 का सीरीज मैंने बोला। ठीक है, एक चीज और समझो, हर राशि 3 स्वभाव रखती है। मूवेबल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एम फॉर मूवेबल। हर राशि के 3 स्वभाव है, मूवेबल, फिक्स, डुअल। मूवेबल, फिक्स, डुअल, मूवेबल, फिक्स, डुअल, यानी कि चर राशि, दृढ़ राशि और द्विस्वभाव राशि। चर राशि, दृढ़ राशि और द्विस्वभाव राशि, मूवेबल, फिक्स और डुअल, ये 3 स्वभाव हैं राशियों के। इन तीनों स्वभाव के आधार पे आपका प्रेडिक्शन बहुत आसान हो जाएगा अगर इन तीनों स्वभाव को समझ लिया और एलिमेंट्स को समझ लिया। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एरीज, टॉरस और जेमिनी। यहाँ पे देखो जैसे सीरीज बताया है वैसे ही समझ लो, सीरीज याद करो, आपको राशि का एलिमेंट याद हो जाएगा। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, 3 सीरीज में याद रखो। ठीक है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ठीक है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ऐसे करके इसके जो है 3-3 के सीरीज हैं। ठीक है, 3-3 के सीरीज हैं, इनको याद कर लो। जैसे एरीज राशि का क्वालिटी अग्नि तत्व की राशि है, टॉरस राशि की क्वालिटी पृथ्वी तत्व की राशि है, जेमिनी राशि की क्वालिटी वायु तत्व की है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दोबारा लाइव आएंगे नंदिनी जी, 11:30 के बाद दोबारा लाइव आएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी के क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो राशि है, ठीक है, यहाँ पे देखो
ये है, इसको इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखो, MFD, मूवेबल फिक्स डुअल। थोड़ा सा लेट उग रहा है, कोई बात नहीं। मूवेबल फिक्स डुअल, मूवेबल फिक्स डुअल, मूवेबल फिक्स डुअल। ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा स्क्रीन हैंग कर रहा है। ठीक है, वो सिस्टम मेरा ज़्यादा पावरफुल नहीं है। 11:30 के बाद, 11:30 अभी ये लाइव वाला सेशन खत्म होगा, इसके बाद मैं आऊँगा। ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ा इधर उधर हो गया। फिक्स, देखो 3-3 के सीरीज में ही ठीक है। ठीक है, मूवेबल फिक्स डुअल, मूवेबल फिक्स डुअल ऐसे करके। देखो एरीज साइन है वो अग्नि तत्व की राशि है, यानी कि एरीज राशि जो है वो अग्नि तत्व की होगी। यानी कि आप, हाँ इस लाइव को भी मैं सेव कर दूंगा इमेजिनेशन, आप इस लाइव को भी देखिए। अग्नि तत्व, ठीक है, एरीज राशि जो है ना वो अग्नि तत्व की राशि है। अब अग्नि तत्व क्या है? फायर एलिमेंट। आप समझो कि एरीज राशि, अगर किसी का मून एरीज राशि में चला गया तो कैसा नेचर होगा? फायरी नेचर होगा। कैसा है? मूवेबल साइन है, यानी क्या होगा? हर काम को सोचने का तरीका कैसे होगा? बहुत जल्दी सोचेगा, बहुत जल्दी इंपल्सिव डिसीजन होगा, एंगर इश्यूज होंगे। एंगर, फायर क्या है? एंगर, तो एंगर इश्यूज होंगे, हो सकता है बहुत जल्दी क्रोध में आ जाए। मूवेबल साइन, अग्नि तत्व किसी के, अग्नि तत्व जो है ना वो अगर डिस्टर्ब है कुंडली में, फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है, तो क्या होगा? अग्नि किस लिए जरूरी है? आग किस लिए जरूरी होती है? एक्शन लेने के लिए, हमारे डाइजेशन को डाइजेस्ट करने के लिए। किसी भी काम में अगर अग्नि तत्व आपकी कुंडली में बैलेंस नहीं है, अग्नि तत्व कौन कौन राशियां हैं? 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। ठीक है, अग्नि तत्व की कौन कौन सी राशियां है? 1, 5, 9, यानी कि एरीज, लियो और सैजिटेरियस, ये तीनों फायर एलिमेंट को डिनोट करती हैं। यानी ये तीनों राशियां अगर कुंडली में प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं तो आपकी कुंडली में फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है। यानी कि आप देखो, फायर एलिमेंट, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये चारों किस लिए जरूरी है? अग्नि तत्व जो है, फायर एलिमेंट, ये विल पावर, करेज को डिनोट करता है कि आप कितना काम कर सकते हैं, कितना विल पावर आपके भीतर है। ठीक है, पृथ्वी तत्व क्या डिनोट करता है? ठहराव, स्टेबिलिटी। ठीक है, किसी चीज में, चाहे करियर में हो, मैरिड लाइफ में हो, हर जगह इंसान एक स्टेबिलिटी चाहता है, तो वो स्टेबिलिटी को डिनोट करते हैं। अगर पृथ्वी तत्व खराब है, अर्थ एलिमेंट बैलेंस नहीं है, तो कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, वायु तत्व क्या है? आकाशीय ऊर्जा, जो आकाश से हम लोग कनेक्ट होते हैं, जो हम लोग स्काई से हमारा जो कनेक्शन है वो क्या है? वायु तत्व। वायु तत्व क्या है? विचार देता है। आकाश से हम कैसे कनेक्ट होते? थॉट प्रोसेस के जरिए, विचार के जरिए। तो वायु तत्व क्या है? ऐसे मंत्र पढ़ना, सोचना, विचारना, ये वायु तत्व है। तो अगर आपके कुंडली में वायु तत्व डिस्टर्ब है तो हर वक्त काम करेंगे, एक्शन लेने का मन होगा, एक्शन टेकिंग होंगे, लाइफ में स्टेबिलिटी भी रहेगी, लेकिन आइडियाज अच्छे नहीं आएंगे, आपको विचार अच्छे नहीं आएंगे, मन परेशान रहेगा। उसी तरीके से जल तत्व क्या है? जल यानी इमोशन, इमोशनल स्ट्रेंथ। अब मान लो कि आपकी कुंडली में विचार भी आ रहे हैं, आप एक्शन टेकिंग भी है और आप मेहनत भी करने को तैयार हैं, लेकिन इमोशन ही डिस्टर्ब है, हर वक्त मूड खराब रहता है, हर छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, कहीं भी इधर से उधर मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप रुक नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब जल तत्व कुंडली में सही से काम नहीं कर रहा है। इसलिए कौन, अब ये तत्व सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए राशियों का ज्ञान तो जरूरी है ना। इसी के लिए हमको राशियां पढ़ रहे हैं। ये देखने में बहुत बोरिंग लगती है कि एरीज राशि अग्नि तत्व की है, टॉरस राशि पृथ्वी तत्व की है, जेमिनी वायु तत्व की है, लेकिन इन जो राशियों की जो क्वालिटीज हैं वो बहुत डिफरेंट है। इनको एकदम डिटेल में समझेंगे, रिफाइंड वे में, तो और अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, और आप सामने वाला जो इंसान आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, उसको दूर कर पाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली अटक जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें शायद फिर से मिस प्रिंट हो गया, मैं इसको फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। मूवेबल फिक्स डुअल, मूवेबल फिक्स डुअल, मूवेबल फिक्स डुअल, मूवेबल फिक्स डुअल। जितने लोग देख रहे हैं एक बार हेलो लिख दो। ठीक है, अब हमको समझना है कि मूवेबल, फिक्स और डुअल ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो ये तीनों का बहुत काम है, मूवेबल, फिक्स, डुअल का। जब आप लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली को एक साथ अध्ययन करेंगे, D1 और D9 को एक साथ जब आप रीड करने की कोशिश करेंगे, हेलो रेसलिंग फैन, वेलकम टू वेरिटी कैस्ट्रो, जब आप तीनों को एक साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली को, D1 और D9 को, तो आपको वहां पे समझ में आएगा
कि मूवेबल, फिक्स और डुअल का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ठीक है? और ये बहुत ज़रूरी है समझना। मान लो किसी का मून डुअल साइन में चला गया, किसी का चंद्रमा, किसी का मन डुअल साइन में चला गया, तो क्या होगा? वो इंसान हर वक़्त दो राहे पे खड़ा होगा। हेलो ड्रैगनो, जब उसके दिमाग में कोई आइडिया लेना होगा, जब कोई थॉट प्रोसेस काम करना होगा, तो वो तो हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाएगा ना, कभी इधर जाए कि उधर जाएँ, ये करे कि वो करे, हाँ कि ना, इस दोनों में कन्फ्यूज़ होता रहेगा। इसका आइडिया आपको कैसे मिलेगा? डुअल साइन से। मूवेबल साइन क्या है? आपने किसी को समझाया ये काम करो, वो कन्विंस हो गया। किसी और ने उसको समझाया, फिर कन्विंस हो गया। यानी वो मूवेबल है, उसका फिक्स पैटर्न नहीं है। इसी तरीके से कई लोग, मान लो किसी का मून फिक्स साइन में है, या किसी का लग्न या किसी का सन भी अगर माने, जनरली समझो कि अगर किसी का मून फिक्स साइन में है, ठीक है? फिक्स साइन कौन सा है? मान लो लियो साइन में है, मान लो टॉरस साइन में है, मान लो स्कॉर्पियो साइन में है, मान लो एक्वेरियस साइन में है, तो क्या है? कहीं ना कहीं फिक्स माइंडसेट का आदमी है कि जो ठान लिया वो करना ही है। जो उसके मन में विचार आ रहे हैं, उस विचार के हिसाब से वो एक्शन लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। अगर उसको ठीक लगा आपका विचार तो करेगा, और जब करेगा तो एकदम करेगा, फिर वो डगमगाएगा नहीं, और नहीं करेगा तो नहीं करेगा, चाहे कुछ भी कर लो। ये इस तरीके की माइंडसेट के होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग बुद्धि है इनका। एक बात पे फिक्स है तो फिक्स है, एक पॉइंट के बाद ये जाके एकदम हो जाते हैं थोड़ा सा उस तरीके से, ठीक है? और भी चीज है। अब मून तो मन है, लेकिन अब लग्नेश की भी पोजीशन देखेंगे कि वो फिक्स साइन में है, मूवेबल में है, डुअल में है। उसी तरीके से सन की पोजीशन भी देखेंगे, मूवेबल में है, फिक्स में है, डुअल में है। इस तरीके से हम इन चीजों को देख के जज करेंगे। अगली क्लास से पहले हर चीज याद होना चाहिए, ठीक है? कि एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, इनको आपको 4 सीरीज में बांट लेना ऐसे करके। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, 3 सीरीज। और मूवेबल, फिक्स, डुअल, मूवेबल, फिक्स, डुअल, मूवेबल, फिक्स, डुअल, मूवेबल, फिक्स, डुअल, ये 4 सीरीज अलग हो गया, ठीक है? इनको आपको समझना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? मूवेबल, फिक्स, डुअल। अब हम यहाँ से नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब देखो, जन्म कुंडली पढ़ने के लिए या कोई भी बर्थ चार्ट पढ़ने के लिए आपको बेस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है कि जिंदगी भर आप एस्ट्रोलॉजी सीखते रहेंगे, एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बेसिक को गड़बड़ कर रहे हैं। जब तक बेसिक पे कंट्रोल नहीं है, आप आगे एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ पाएंगे। आप बस हाउसेज में डील करते रहेंगे कि थर्ड हाउस में मून है तो ये होगा, सेकेंड हाउस में सन है तो ये होगा, और ऐसे ही रटाया रटाया बेसिक सा प्रेडिक्शन करेंगे। जब आप राशियों के, हाउसेज के, प्लैनेट्स के, नक्षत्रों के, ग्रहों के, हर तरह की क्वालिटीज को समझ के जब आप पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप अच्छा प्रिडिक्ट भी करेंगे और बेटर एस्ट्रोलॉजर भी बनेंगे, और दूसरों को मूर्ख भी नहीं बनाएंगे, ठीक है? तो हमको अच्छे से समझना है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, जो मैंने लिख रखा है। देखो, हमको देखना है, एक चीज समझो, बेसिक पिलर क्या है एस्ट्रोलॉजी का। हाउ टू सी अ बर्थ चार्ट, ठीक है? इसमें बेसिक 3 पिलर हैं, ठीक है? प्लैनेट्स, राशि और हाउसेस। हाउसेस फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं होंगे। जैसे मैंने ऊपर में आपको बताया सबसे स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से लेके 12th हाउसेस तक, ये हाउसेस चेंज नहीं होंगे किसी भी कंडीशन में। जो जहां है वही रहेगा। वहां पे जो नंबर्स लिखे हुए थे, वो इधर उधर हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट हाउस में 1 से लेके 12 तक का कोई भी नंबर हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं राशि नंबर, जो डिनोट करती है राशि की। राशियां मूव करती रहती हैं, उसी में फिर प्लैनेट्स भी मूव करते रहते हैं। यानी कि हाउसेस जो है ना, स्टैटिक प्रोमिसेस हैं चार्ट्स के। राशि और प्लैनेट्स डायनेमिक प्रोमिसेस हैं। एक प्लैनेट किसी राशि में जाके बैठ रहा है, किसी हाउस में जाके बैठ रहा है, वो किसी और में भी बैठ सकता है, लेकिन वो जो हाउस है वो वहीं पे रहेगा, फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। आप देखेंगे गोचर भी इसी तरीके का होता रहता है। गोचर भी प्लैनेट्स का ही होता है, हाउसेस का गोचर नहीं होता, राशियों का गोचर नहीं होता। राशि में ऑफकोर्स प्लैनेट्स मूव करके उसका गोचर कराते हैं, लेकिन हाउसेस फिक्स रहते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट से लेके 12th हाउस तक फिक्स रहेंगे। ये तीनों बेसिक पिलर हैं, ठीक है? अब आज हम थोड़ा लंबा लेक्चर खींचेंगे, ठीक है? लेकिन ये बहुत बेसिक है, इसमें से एक भी चीज मिस करने लायक नहीं है, नहीं तो आगे का कोई भी लेक्चर समझ में नहीं आएगा और थोड़ी परेशानी होगी समझने में, ठीक है? अब हम वन बाय वन हाउसेस की क्वालिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप एक बार देख लीजिए, पीछे तक का कोई डाउट है किसी को भी तो चैट बॉक्स में लिख दे। मैं बीच बीच में डाउट भी देखता रहता हूँ, Q&A सेशन भी रहता ही है, ये काइंड ऑफ Q&A सेशन भी है। चलिए, नो डाउट आगे बढ़ते हैं।
जनवरी में पेड पेड बैच आएगा। जनवरी में जनवरी में पेड बैच भी रहेगा, जिनमें डिटेल में बेसिक से एडवांस तक डिविजनल चार्ट से लेके सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। हाँ फ्री, ये तो यूट्यूब का है फ्री कोर्स। पेड कोर्स में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये तो बेसिक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डिविजनल चार्ट्स है, नक्षत्र हैं, दिन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पेड कोर्स में रहती हैं। अभी तो हम यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे फ्री कोर्स में भी सीख सकें, एटलीस्ट बेसिक तो सीख ही जाए। एक सीरीज में लेक्चर्स नहीं है अवेलेबल, कोई भी बेसिक से लेके एक सीरीज में लेक्चर नहीं है। कहीं पे हाउसेस की क्वालिटी है, कहीं पे प्लैनेट्स की क्वालिटी है, और प्रिडिक्शन वाला टेक्निक कहीं नहीं है। एक जनरलाइज मेथड है जितना भी है। हाँ, प्राइस प्राइस मैं अभी कम्युनिटी में डाल दूंगा, अभी तो मैंने प्राइस डिसाइड नहीं किया है। आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे अपडेट्स उस पे रहेंगे। मेरे बायो में व्हाट्सएप चैनल भी है, और मेरा जो नंबर दिया हुआ है ये पिन किया हुआ है मैंने, और बायो में भी नंबर है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हर चीज़ की जानकारी के लिए। आज हम हाउसेस की क्वालिटी को पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट हाउस से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस किसी भी कुंडली में हम लोग फर्स्ट हाउस से स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब फिक्स के फिक्स हैं। ये कुंडली में हर व्यक्ति कुंडली में ये हाउसेस की यही क्वालिटी होगी। ये तो मैंने कम लिखा है, इसके इससे ज्यादा भी क्वालिटीज हैं। इसके अलावा आप भावत भावम का कॉन्सेप्ट अगर जानते हैं तो उसका इस्तेमाल करके और क्वालिटीज बना सकते हैं, और नहीं तो मैं आगे भावत भावम पढ़ाऊंगा किसी लेक्चर में, तो और क्वालिटीज निकालना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से, श्री गणेश करते हैं। फर्स्ट हाउस किसी भी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट हाउस में असेंडेंट बोलते हैं इसी को, लग्न। फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है, आपके जन्म के समय जो राशि उदय हो रही होती है, उसको वहां पे फर्स्ट हाउस में बिठा देते हैं, और फिर एंटी क्लॉकवाइज वहां से काउंट करके 12 हाउस तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए, किसी भी इंसान के ओवरऑल लाइफ का विचार हम फर्स्ट हाउस से ही करेंगे, ठीक है। किसी भी इंसान के लाइफ के ओवरऑल हाउस ओवरऑल लाइफ का विचार हम फर्स्ट हाउस से ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि वो इंसान का बॉडी कैसा होगा, वो इंसान का टेम्परामेंट कैसा होगा, वो इंसान कितना फेमस होगा, कितना सुखी होगा, ये सब कुछ लग्न से विचार करते हैं। लग्न, फर्स्ट हाउस को लग्न या असेंडेंट के नाम से भी जानते हैं। इसी का सिर्फ स्पेशल नाम है, बाकी किसी हाउस का स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट हाउस से ओवरऑल इंसान के लाइफ का पैटर्न डिसाइड करते हैं। इंसान का हेल्थ कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, ये सारी चीजें हम फर्स्ट हाउस से डिसाइड करते हैं। ओवरऑल सारे व्यू, ठीक है। जितना बारीकी से आप किसी भी कुंडली में लग्न या लग्नेश का निरीक्षण कर सकते हैं, उतनी बारीकी से करें। जितना रिफाइंड वे में फर्स्ट हाउस असेंडेंट या असेंडेंट लॉर्ड का आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उतने अच्छे से आप उसका जांच परख करें, ठीक है। अभी हम सेकेंड हाउस को डिस्कस करेंगे। जितने भी लोग हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर नोट्स चाहिए तो ये नंबर है मेरा, इस नंबर पे भी कांटेक्ट करना। अगर जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं नोट्स भी डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो, सेकेंड हाउस किसी भी कुंडली में फर्स्ट हाउस के बाद सेकेंड हाउस। फर्स्ट हाउस क्या? जहां पे आत्मा का जन्म हो रहा है, ओवरऑल विचार, मतलब आपके जन्म के समय जो राशि उदय हो रही है, यानी कि फर्स्ट हाउस में ही आप जन्म ले रहे हैं। जब कोई व्यक्ति फर्स्ट हाउस में जन्म ले चुकी है, कोई जीवात्मा फर्स्ट हाउस में आ चुकी है, तो उसको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो फूड और न्यूट्रिशन का विचार सेकेंड हाउस से करते हैं, क्योंकि किसी भी जीवात्मा के जन्म के बाद फूड और न्यूट्रिशन सेकेंड हाउस से मिलता है। इसका अरेंजमेंट उसकी फैमिली करती है। ईटिंग हैबिट्स हैं फर्स्ट हाउस में, आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, आपकी जो होल फैमिली है, कुटुंब, पापा, चाचा, अंकल, मौसी, मौसा, जितने भी लोग हैं, सारी ज्वाइंट फैमिली, सबको कंसिडर करते हैं सेकेंड हाउस से। फूड है, फूड हैबिट्स है, फैमिली है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, इन सब चीजों का विचार हम सेकेंड हाउस से करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड हाउस पे। फर्स्ट हाउस समझ गए, सेकेंड हाउस समझ गए, थर्ड हाउस से क्या विचार करते हैं? जिसको जिसको जो जो पता है वो लिखे।
हाँ पूछिए। पूछिए पूछिए। ये Q&A भी है, जिसको जितना क्वेश्चन पूछना है उतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको जिसको जितना जितना क्वेश्चन पूछना है, सारे क्वेश्चन। गुरु धनु लग्न में नीच का हो तो क्या, इसके क्या मायने हैं? धनु लग्न में गुरु नीच का है। देखो, कोई भी प्लेनेट उच्च का है या नीच का है, इसको डिसाइड करने के लिए हमको सबसे पहले उस प्लेनेट का, कोई भी प्लेनेट उच्च का है या नीच का है, इसके लिए सबसे पहले उसको प्लेनेट की डिग्री को डिसाइड करेंगे। ठीक है, कोई भी प्लेनेट उच्च का और नीच का तभी डिसाइड करेंगे जब वो एक पर्टिकुलर डिग्री के अंदर हो। जैसे कि आगे के क्लासेस में जब मैं एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि प्लेनेट, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लेनेट की मूल त्रिकोण राशियां, उच्च की राशियां और नीच की राशियां। उसमें हम उसका ये नीच भंग वाला कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि उसका डिस्पोजिटर, जो प्लेनेट जिस राशि में, उसका डिस्पोजिटर कैसे काम करता है, किस डिग्री तक वो उच्च का और नीच का होता है। और एक चीज, उच्च के प्लेनेट और नीच के प्लेनेट को हम ऐसे नहीं समझते कि उच्च का है तो बहुत अच्छा है और नीच का है तो खराब है। ऐसे भी नहीं समझते हैं। उच्च का और नीच का जो प्लेनेट है, वो अपने मूल त्रिकोण से किस तरह के पूर्व जन्म के कर्मा को रिलेट कर रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। कई बार आप चार्ट पढ़ते वक्त देखेंगे कि बहुत सारे उच्च के प्लेनेट हैं और वो व्यक्ति के जीवन में बहुत स्ट्रगल। ऐसे तो आप देखिए ना, जिसके जीवन में जितने ज्यादा उच्च के प्लैनेट है, उसके जीवन में उतना स्ट्रगल है। आप ये मिला के देखना है, कॉमन पैटर्न। और अगर आपको इसका आंसर पता चलेगा तो जरूर बताना। ठीक है, ये एक होमवर्क रख लो देखने का। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, जब हम उच्च का और नीच का पढ़ेंगे ना, उसके बाद। पहले एक एक होमवर्क देख लो। ठीक है, कि कोई भी प्लेनेट, जिस किसी भी कुंडली में अगर बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स उच्च के हैं, अच्छे कंडीशन में, तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल क्यों है? अच्छी दशा भी चल रही है भी मान लेना, अच्छा ट्रांजिट भी हो, तब भी क्यों स्ट्रगल है? इसका इसका एक होमवर्क करके आना। ठीक है सब लोग, ये एक होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको मैं पूरा लिखवाऊंगा। ठीक है, किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। कोई प्लैनेट किस ग्रह तक उच्च का है, नीच का है, मूल त्रिकोण में कहाँ है, लग्न कुंडली में उच्च का है, नवांश में नीच का है, नवांश में उच्च का है, लग्न में नीच का है। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, अभी जंप नहीं करेंगे। गलत गलत कॉन्सेप्ट है। अभी अभी इसको इसको अच्छे से रिफाइंड वे में चैट पढ़ो, एक डेढ़ दो घंटा समय दो एक चैट पे, तब समझ में आएगा। अभी देखो, थर्ड थर्ड हाउस देखो। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है, खाता पीता है, अब वो खा भी चुका है, पी भी चुका है, फैमिली में से उसको न्यूट्रिशन मिल गया, सपोर्ट मिल गया है। अब वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। जब वो व्यक्ति जीवन में, जो जीवात्मा अपना पर्पस फुलफिल करने आएगी, उसको अपना पर्पस फुलफिल करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हार्डवर्क करने में उसके भाई बंधु बांधव सब सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अब देखो थर्ड हाउस। कोई भी व्यक्ति जब वो सारे, अभी तो खत्म करेंगे इसमें, कम से कम सिक्स हाउस तक खत्म करेंगे। उसके बाद कोई भी सिक्स हाउस, फिर 6 से 12 अगले क्लास में। उसके बाद प्लैनेट्स की क्वालिटी, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई जीवात्मा जब जन्म लेती है, तो वो काम करती है। ठीक है, उसका एक पर्पस है, हर व्यक्ति के जन्म का एक पर्पस है। ठीक है, हर व्यक्ति, हर जीवात्मा जो जन्म लेती है, उसका एक पर्पस है। ठीक है, वो अपना पर्पस फुलफिल करने के लिए आता है।
ठीक है? कोई भी जो जीवात्मा है, जो अपना अब देखो कोई भी व्यक्ति जो अपना पर्पस फुलफिल करता है, उसके लिए उसको हार्ड वर्क करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें उसके बंधु-बांधव को हम सहायक मानते हैं। इसलिए थर्ड हाउस को हम शॉर्ट ट्रैवलिंग का, सिबलिंग्स का, नेबर्स का, हाथों की जो स्किल्स है उसका, कम्युनिकेशन का। देखो सेकंड हाउस में स्पीच है और थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है? स्पीच यानी जैसे मैं तेज बोल सकता हूँ, मैं धीरे बोल सकता हूँ, मैं चिल्ला के बोल सकता हूँ। और थर्ड हाउस में मेरी कम्युनिकेशन स्किल है कि मैं कैसे बात करता हूँ, कितना मैनिपुलेटिव हूँ, मेरी मैं अपनी बात को आपके सामने रख पाता हूँ या नहीं रख पाता हूँ, कितना ओपन हो पाता हूँ, ठीक है? कितना एफर्ट मैं लगा पाता हूँ, ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस में है, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस में कोई डाउट? चलो अभी फोर्थ हाउस समझते हैं। थोड़ा स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम है, इसके कारण से सबको दिख रहा है स्क्रीन? सबको विजिबल है? देखो फोर्थ हाउस, थर्ड हाउस यानी कि जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं, जहाँ से आप खूब मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करने के बाद किस लिए मेहनत करते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए, प्लेज़र के लिए, शांति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मदर के लिए, अपने कुटुंबजनों के लिए, इसलिए हम मेहनत करते हैं। तो फोर्थ हाउस में क्या है? वेल्थ है, जो आप मेहनत की बदौलत लेते हैं। कौन सा वेल्थ? भूमि, भवन, वाहन, आपका लैंड प्रॉपर्टी है। आपका देखो सेकंड हाउस में भी वेल्थ है और फोर्थ फोर्थ हाउस में भी वेल्थ है, इसके बीच के डिफरेंस को समझना, ठीक है? सेकंड हाउस में जो वेल्थ है वो एक्यूमुलेटेड है, जमा किया हुआ पूरा, आपके पिता का भी हो सकता है, आपके खानदान का भी हो सकता है। फोर्थ हाउस में आपका वेल्थ है, आपने कौन सी गाड़ी खरीदी, आपने कौन सा जमीन लिया, आपने कौन सा मकान बनाया। फोर्थ हाउस मदर का भी है, हैप्पीनेस का है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी अपब्रिंगिंग होती है, थॉट प्रोसेस कैसा है, बहुत ऊंचा थॉट प्रोसेस है या बहुत घटिया थॉट प्रोसेस है, आपका बचपन कैसा बीता है, चाइल्डहुड, क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा है? बहुत से लोगों को देखेंगे जिनके बचपन में ट्रॉमा रहता है या चाइल्डहुड ट्रॉमा या उनके साथ बचपन में कुछ गलत हरकत हुई रहती है, उनके कुंडली में भी आपको फोर्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस एफ्लिक्टेड दिखेगा, फोर्थ, ट्वेल्थ या एट्थ हाउस भी, ठीक है? इनका एफ्लिक्शन आपको दिखेगा, ये परेशानी में दिखेंगे, ठीक है? अब हम आते हैं फिफ्थ हाउस पे। देखो फोर्थ हाउस में भी एजुकेशन है और फिफ्थ हाउस में भी एजुकेशन है। फोर्थ हाउस में स्कूल वाली पढ़ाई को हम लेते हैं, फिफ्थ हाउस में हम लोग ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई को लेते हैं, एट्थ हाउस में हम लोग रिसर्च को लेते हैं, नाइन्थ हाउस में लोग मास्टर्स को लेते हैं, ठीक है? देखो फिफ्थ हाउस में क्या है, मैं सिक्स हाउस तक कर दूं, कितने हाउस तक कर दें? देखो फिफ्थ फिफ्थ हाउस में है। अब फिफ्थ हाउस में देखो क्या है, फिफ्थ हाउस में है फर्स्ट चाइल्ड, जो आपका पहला बच्चा, वही आपका भविष्य है, इसलिए हम इसको फ्यूचर प्लानिंग का ही बोलते हैं। बच्चे पुण्य के प्रताप से ही होते हैं, पाप के प्रताप से भी हो सकते हैं अगर आपने वैसे किए हो तो, जैसे भी कर्म है। तो वो क्या है, उसके बेसिस पे पूर्व पुण्य का भी है फिफ्थ हाउस, स्टॉक मार्केट का, आपके लव लाइफ का, आपके एजुकेशन का, आपके मंत्र चैंटिंग का। क्योंकि देखो हम है ना सीरीज वाइज पढ़ते हैं, अगर कोई बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, तो उसके लिए हम उस हाउस को क्या गिनेंगे? अगर कोई युवा है 11, 15, 20 साल का, 25 साल का, तो उसके लिए हम फिफ्थ हाउस को लव लाइफ से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ये उम्र लव लाइफ की है, प्रेम करने की है। अगर मान लो कि 50 साल, 60 साल का कोई व्यक्ति है, तो इसको हम लोग साधना से ले सकते हैं, यानी मंत्र जाप, साधना, नाम जप इत्यादि, जो व्यक्ति जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं और जो साधनाएं हैं उसके लिए ले सकते हैं। ग्रैंड फादर का भी है, क्योंकि नाइन्थ हाउस से नाइन्थ पोजिशन है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का है, आपके ग्रेजुएशन वाली स्टडी का है, वेदों का कितना ज्ञान आपको मिलेगा, डिवाइन कृपा कितनी मिलेगी। देखो फिफ्थ हाउस तो नाइन्थ हाउस से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नाइन्थ हाउस से नाइन्थ पोजीशन पे फिफ्थ हाउस आता है, इसलिए कुंडली में फिफ्थ हाउस जितना मजबूत है उतना अच्छा है। क्योंकि फोर्थ हाउस जो सुख है वो फिफ्थ हाउस से ट्वेल्थ पोजीशन है, यानी कि आपके पुण्य का अच्छा है, पुण्य खत्म करके ही हमको सुख मिलता है, ठीक है? अभी हम लोग सिक्स हाउस पढ़ने की कोशिश करते हैं, इजी है ये, इसमें कुछ बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब इजी है। अभी ये है इजी आसान चीजें, लेकिन ये बोरिंग पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अगर आप बोरिंग चीजें पढ़ लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जो बोरिंग चीजें समझ लेंगे, जो जितना बोरिंग चीज समझेगा उसको उतने अच्छे से एस्ट्रोलॉजी आएगी। एक्साइटिंग चीजों पे जाएंगे तो बहुत गड़बड़ी होगी। ये चीजें बहुत बेसिक हैं, लेकिन दिखने में जितनी आसान है उतनी है नहीं, ठीक है? जब आप प्रिडिक्शन करेंगे, तो जब एकदम रिफाइंड प्रिडिक्शन करेंगे कि ये व्यक्ति का घर बनने का योग है, लेकिन कैसा घर, क्या घर के किनारे पानी होगा या घर के किनारे जंगल होगा, घर के किनारे तीर्थ स्थल होगा, पुराना घर होगा, नया घर होगा, उस घर में ये रहेगा सुखी से, नहीं रहेगा,
क्या उस घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई गलत एनर्जी है, गलत ऊर्जा है। इन सबको एकदम रिफाइंड रिजल्ट निकालने के लिए आपको बेसिक पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम सिक्स्थ हाउस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु का है। रोग क्या है? हम ऑब्स्टेकल का, ऑब्स्टेकल हमारे राह में ऑब्स्टेकल कौन है? हमें कोई हेल्थ इश्यू हो, हमारा कोई दुश्मन हो, अब जो हमें रोकता हो, ठीक है? रोग ऋण शत्रु का है, हमारा हमारा कोई दुश्मन हो, हमें कोई डिजीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, हमारे ऊपर कोई डेट आ जाए, किसी तरीके का लोन आ जाए, ये चीज़ें हमें रुकावट पैदा करती हैं, ठीक है? जो भी हाउस सिक्स, इसीलिए सिक्स्थ हाउस को इतना प्रॉब्लमेटिक समझते हैं। ये आपके मामा का भी है, मैटरनल अंकल का, यानी कि फोर्थ हाउस से थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है? ये डेली रूटीन का भी है। पेट्स का भी विचार करते हैं कि इस हाउस की क्या कंडीशन है। बहुत से लोगों को पेट्स रखने का शौक होता है, जैसे कुत्ते, बिल्ली, गाय, अलग अलग चीजें पालने का शौक होता है। इसका कनेक्शन भी हम देखेंगे तो आपको देखने में ये सिक्स्थ हाउस से ही मिलेगा। डिसिप्लिन का है, डेली रूटीन का है, जॉब का है, जो ये नौकरी, नौकरी पेशा जो जॉब है उसका है, ठीक है? इन सब चीज़ों का ध्यान हम सिक्स्थ हाउस से करते हैं। ये बेसिक है, अगेन मैं बार-बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें बोरिंग हैं, दिखने में बोरिंग लगती है, लेकिन इनको एक बार समझ लिया, 2, 3, 4 क्लास ही बोरिंग होगी, एक बार ये समझ लिया तो आपका प्रेडिक्शन बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत ईज़िली प्रेडिक्ट कर पाएँगे। अभी देखो सिक्स्थ हाउस, ठीक है? सिक्स्थ हाउस हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम देख रहे हैं सेवेंथ हाउस। किसी भी कुंडली में सेवेंथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे हाउस इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेवेंथ हाउस स्पेशल है क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में शादी, मैरिज लाइफ, अपना पार्टनर, इसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है। ज़्यादातर जो युवा व्यक्ति हैं, ठीक है? कुछ लोग नहीं भी सोचते होंगे, सबकी पर्सनल चॉइस। सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप का है। कौन-सी रिलेशनशिप? लव रिलेशनशिप नहीं, परमानेंट रिलेशनशिप, जो शादी है, मैरिड लाइफ, आपका स्पाउस, रिलेशनशिप, हर तरह का रिलेशनशिप आप देख सकते हैं। जैसे बिज़नेस रिलेशनशिप देखना है, लोगों के साथ का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें सेवेंथ हाउस से देखेंगे। बिज़नेस का, पार्टनरशिप का, आपका इमेज, क्योंकि फर्स्ट हाउस के डायरेक्ट अपोजिट में है सेवेंथ हाउस, एकदम ठीक सामने, ठीक है? यानी आपकी इमेज कैसी है सोसाइटी में, आपका पार्टनर आपकी इमेज भी बताता है। मान लो किसी का पार्टनर ऐसे कोई झगड़ा कर ले, तो इमेज पे असर आता है ना। किसी की पत्नी झगड़ा करे या पति झगड़ा करे सड़क पे जाके या कहीं पे, तो इमेज पे असर आता है ना। उस तरीके से है, ठीक है? तो से देखो, इमेज के लिए और भी चीज़ें हैं, आरूढ़ लग्न भी लेते हैं, घाटी लग्न भी लेते हैं, आप कैसा देखते हैं, दुनिया आपको कैसा देखती है, आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आपका मन कैसा देखता है। बहुत सारी चीज़ें डिटेलिंग है, ये एक जनरल तरीका है और ये बहुत बेसिक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि हम बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे या फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं। मैं सिर्फ़ बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को, जो किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितना बेस मजबूत होगा उतना ईज़िली समझ पाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 8th हाउस। जितने भी लोग हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको यूट्यूब, गूगल सब जगह पे ये चीज़ें भरी पड़ी हैं, कहीं पे भी आपको मिल जाएँगी, ठीक है? मैं सीरीज़ वाइज़ पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ। 8th हाउस डिस्कस करते हैं। 8th हाउस किस चीज़ का है? सडन इवेंट्स जो आपकी लाइफ में होते हैं वो 8th हाउस डिसाइड करता है। अगर आपको रहते-रहते कोई क्रोनिक डिजीज़ हो गई, कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और वो ट्रांसफॉर्मेशन एकदम पेनफुल है, वो 8th हाउस की कंडीशन बताएगी। ऑकल्ट की विद्या, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वास्तु, जितनी भी ऑकल्ट की विद्याएँ हैं, सुपरनैचुरल पावर्स है, वो आपको 8th हाउस में मिलेंगी। 8th हाउस को पाताल बोलते हैं कि एकदम डेप्थ में है। इसमें इसका डेप्थ का कोई पता नहीं है, जितना ये अंदर-अंदर है। इसलिए बोलते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी में जितना घुसो घुसते चले जाओगे, उसका कोई अंत नहीं है। तंत्र में जितना घुसो घुसते चले जाओगे, उसका कोई अंत नहीं है कि मैंने इतना सीख लिया। क्योंकि ये हाउस ही है पाताल का, ये हाउस है एकदम डेप्थ का। उसी तरीके से इन-लॉज़ का विचार भी यहीं से करते हैं। आयु का अगर निर्णय करना हो कि कोई व्यक्ति कितने दिन जिएगा, तो उसको 8th हाउस से भी हम लिंक करते हैं। 8th हाउस प्रॉपर आयु डिसाइड नहीं करता है, लेकिन ये बता सकता है कि आपकी आयु की कंडीशन कैसी रहेगी। तो ये नहीं कि 8th हाउस को देख के और किसी का भी आयु प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये 10 साल ही जिएगा, 15 साल, ऐसे बेवकूफ़ी नहीं करना है, ठीक है? कुछ भी सडन प्रेडिक्शन देके। दूसरा, अब हमारे पास आ रहा है 9th हाउस, नवम भाव। नवम भाव को क्या बोलते हैं? भाग्य भाव, कुंडली का सबसे मजबूत भाव। अगर नवम भाव मजबूत है, 9th हाउस मजबूत है, अकेले पूरी कुंडली बदलने की शक्ति रखता है।
अकेले पूरी कुंडली बदलने की शक्ति रखता है, इसलिए 9th हाउस को बहुत स्पेशल प्रेफरेंस देंगे, स्टार मार्क कर लो। 9th हाउस क्या है? भाग्य का घर है। भाग्य कैसे बनता है? कहाँ से क्या पोजीशन है? देखो 3rd हाउस से 9th हाउस की क्या पोजीशन है? 7th पोजीशन, यानी कि मेहनत के अनुरूप जो आपके पूर्व जन्म के मेहनत थे, उसके अनुरूप उसको कंप्लीट करने के लिए आपका भाग्य बनता है। तो ऐसा नहीं कि भाग्य कुंडली हमें सिखाती है कि हम भाग्य पे विश्वास करें या भाग्यवादी बने। ये पूर्व जन्म के और वर्तमान जन्म के कर्मों का एक मिश्रण प्रकार है, ठीक है? यहाँ से हम फादर का भी विचार करते हैं। अभी देखो 9th हाउस से भी फादर का विचार करते हैं, साउथ इंडियन स्टाइल में। नॉर्थ इंडिया में 10th हाउस से विचार करते हैं कुछ लोग, ठीक है? इसलिए विचार करते हैं 10th हाउस से कि जो मदर है 4th हाउस में, उसका हस्बैंड को 10th हाउस लेते हैं, ठीक है? और एक और कॉन्सेप्ट है कि 9th हाउस को लेते हैं। अभी देखो एक चीज समझो कि मदर का हस्बैंड आपका पिता होता है, ठीक है? लेकिन बहुत से ऐसे चार्ट्स हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसको ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं करना है कि मैंने कुछ गलत बोला, लेकिन ऐसे तो मैं ज़्यादा फेमस हूँ नहीं अभी। लेकिन जो मदर का हस्बैंड है, वो ज़रूरी नहीं कि उस बच्चे का पिता भी हो, ठीक है? कोई बच्चा जिसको अपना पिता मान रहा है, ज़रूरी नहीं कि उसका पिता भी हो। मदर का हस्बैंड पिता होना एक अलग बात है और एक बायोलॉजिकल फादर होना अलग बात है। अब इसके बीच में क्या डिफरेंस है और 9th हाउस और 10th हाउस से कैसे लिंक करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको लेके आना। बायोलॉजिकल फादर और आपकी मदर का हस्बैंड, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि बायोलॉजिकल फादर ही मदर का हस्बैंड है या नहीं है, या अडॉप्टेड है एंड ऑल बाकी केसेस, इसको आप लोग होमवर्क करके आएँगे, ठीक है? अब देखो और चीज़ है, मेंटोर। आप कैसा मेंटोर चुनते हैं? कौन-सा मेंटोर? एक मेंटोर टीचर होता है, एक मेंटोर होता है जो जीवन में आपको गाइड करता है, यानी गुरु, फादर फिगर, आपके फादर, पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा, लंबी यात्राएँ, इस देश से दूसरे देश की या इस राज्य से दूसरे राज्य की, रिलीजियस प्लेस, आपका मंदिर, धर्म स्थान, ये सारी चीज़ों का विचार हम 9th हाउस से करते हैं, इनका लिंक 9th हाउस से है। 2-3 हाउसेस और बच गए हैं जिनको मैं आज खत्म कर देना चाहता हूँ, ठीक है? 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। दूसरी बात ये है कि इतनी ही चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, कुंडली में। क्योंकि इतनी ही चीज़ें हम डिसाइड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कुंडली में देखने के लिए। इतनी चीज़ें नहीं, एक कुंडली में बहुत सारी चीज़ें होती है देखने को, ठीक है? मतलब एक हाउस में अनंत चीज़ें हैं। अब देखो 10th हाउस, 10th हाउस में क्या है? कर्म। आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति बहुत घटिया व्यक्ति है, लेकिन जो नहीं घटिया व्यक्ति है, कर्म भी घटिया, वो डिसाइड करेगा उसका 10th हाउस, ठीक है? हम सामने से डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए कर्म, करियर, वर्क प्लेस, ये सारी चीज़ों का विचार हम 10th हाउस से करते हैं। वर्क प्लेस पे क्या चीज़ है, करियर क्या है, कर्म क्या है व्यक्ति का, ये सारी चीज़ों का विचार 10th हाउस से करते हैं। जब वो कोई व्यक्ति कर्म करेगा तो उसका फल भी चाहेगा। तो 10th हाउस में जो वो कर्म कर रहा है उसका फल 11th हाउस में है। यानी कि इनकम, आपकी सैलरी, आपके एल्डर सिबलिंग, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका नेटवर्किंग, ये कितनी चीज़ें कहाँ हैं? वो 11th हाउस में है। इनका विचार हम 11th हाउस से करेंगे। अगेन मैं बता रहा हूँ, बेसिक्स हैं, इनको एकदम इग्नोर नहीं करना है, ये बोरिंग है और बेसिक भी है, लेकिन इनको इग्नोर नहीं करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है? अभी हम लास्ट हाउस हम देख रहे हैं अपना 12th हाउस। 12th हाउस किस चीज़ का है? लॉसेस का, जो नुकसान है, ठीक है? लॉसेस का, मोक्ष का, मेडिटेशन का, फॉरेन का, इन्वेस्टमेंट का, ये सारी चीज़ों का जो हाउस है ना, ये 12th हाउस है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि 12th हाउस में सिर्फ लॉस ही होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, मेडिटेशन भी होता है, ठीक है? अब इन्वेस्टमेंट में 2 चीज़ें हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। दोनों को कैसे लिंक करते हैं, ये भी होमवर्क रहेगा, ठीक है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 12th हाउस में कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको सर्च करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आज हमने पढ़े हैं राशियों के बारे में, डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन उनके एलिमेंट्स को पढ़ा है, कौन-सी राशि अग्नि तत्व की है, पृथ्वी तत्व की है। 11th हाउस जो है कुंडली का, वो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस में से एक है। 11th हाउस में जब हम किसी व्यक्ति का इनकम डिसाइड करेंगे कि उसकी इनकम कितनी है, हो सकता है मान लो कोई व्यक्ति है जिसके पास हो सकता है करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसका इनकम 100 रुपए भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। प्रॉपर्टी है लेकिन इनकम नहीं आ रही है, बस फैमिली की है। या हो सकता है कोई व्यक्ति है जिसके पास है कुछ नहीं,
लेकिन उसने नौकरी पकड़ी, उसका इनकम 2 लाख रुपए महीने है, फिर उससे वो प्रॉपर्टी वेल्थ वगैरह बनाएगा, सेकंड हाउस डिसाइड करेगा, फोर्थ हाउस डिसाइड करेगा। लेकिन 11th हाउस से उसका इनकम जो सैलरी है, वो कि कितना इनकम कमाने की कैपेसिटी है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसके कॉन्टैक्ट्स में लोग कैसे हैं, उसके एल्डर सिबलिंग यानी बड़े भाई या बड़ी बहन कैसी है, इसका विचार हम 11th हाउस से करते हैं। और जब ये इतनी चीज़ें हम जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर हम 12th हाउस में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ठीक है? मोक्ष के लिए 12th हाउस को देखते हैं, लॉसेस के लिए देखते हैं। देखो मोक्ष के लिए तो अकेले 12th हाउस नहीं देखते, मोक्ष त्रिकोण और उसका कारक ग्रह इन सब चीज़ों को भी देखते हैं। एक जनरल तरीका समझो, 12th हाउस में लॉसेस हैं, नुकसान है। कैसा लॉस? अब फाइनेंशियल लॉस है कि हेल्थ का लॉस है, वो डिसाइड करेगी राशि और प्लैनेट। ठीक है? फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन का है कि कोई व्यक्ति विदेश में जाकर सेटल होगा, विदेशी धन लाएगा। जैसे मान लो सेकंड लॉर्ड चला गया 12th हाउस में, तो ठीक है, उसके पास विदेश से धन इकट्ठा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट का है, मेडिटेशन का है। ठीक है? इसीलिए वहाँ पे केतु बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है 12th हाउस में, क्योंकि वो मेडिटेशन का भी हाउस है। ठीक है? और केतु डिनोट्स मेडिटेशन, अंदर की जो आंतरिक चेतना है, जो अंदर से हम लोग विचार करते हैं, उसको भी केतु डिनोट करता है। ठीक है? इतनी चीज़ें हमने आज पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास तक आपको ये सारी चीज़ें एकदम टिप ऑफ द टंग याद होनी चाहिए। अगर किसी को नोट्स चाहिए, मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं नोट्स डाल दूंगा, अगर आप लोग को चाहिए होगा तो। जिनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कोई डाउट होगा, उसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेशन या क्लास या किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट चाहिए, उसके लिए कंसल्टेशन दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, इंस्टा आईडी का लिंक है। ठीक है? किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार लिखो चैट बॉक्स में। अगर डाउट नहीं है तो आज का सेशन एंड करेंगे। ठीक है? फिर अगले सेशन में हम ज्वाइन करेंगे और आगे की चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है? क्या किसी को किसी भी हाउस में, किसी राशि में या किसी चीज़ में डाउट है? और अभी हम एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन नहीं पढ़ रहे हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, और कौन से ग्रह किस डिग्री तक उच्च का होता है, मूल त्रिकोण कैसा है और कैसे परफॉर्म करता है, ये हम थोड़े समय के बाद देखेंगे। ठीक है? ये हम थोड़े समय के बाद देखेंगे। आज हमने कितनी चीज़ें पढ़ी? देखो, आज हमने हाउसेस की क्वालिटी के बारे में पढ़ी। हाउस, कौन सा हाउस कैसे परफॉर्म करेगा, ये बाद में देखेंगे। किसी भी कुंडली को देखने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है, प्लैनेट, राशि एंड हाउसेस। राशि की क्या क्वालिटी है, कौन सी राशि अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व या जल तत्व की है, मूवेबल, फिक्स या डुअल है। ठीक है? कौन सी राशि का कौन सा लॉर्ड है, ये भी याद होना चाहिए। हाउसेस के नंबर फिक्स रहते हैं, राशियों के नंबर चेंज होते रहते हैं। फर्स्ट हाउस हमेशा फर्स्ट रहेगा, सेकंड हाउस हमेशा सेकंड रहेगा, थर्ड हाउस हमेशा थर्ड रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे लिखे हुए नंबर चेंज हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस में 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो रहेगा फर्स्ट हाउस ही। यानी कि मान लो 2 नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट हाउस में टॉरस राशि है। अगर 11 नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट हाउस में एक्वेरियस राशि है। अगर 12 नंबर लिखा है सेकंड हाउस में, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के जन्मांक चक्र में सेकंड हाउस में मूवेबल, फिक्स, डुअल। हर राशि की 3 क्वालिटी है, एमएफडी। ठीक है? इसको याद रखो, एमएफडी। ठीक है? हर राशि की, जैसे यहाँ पे राशि है। ठीक है? देखो, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। ठीक है? इन तीनों राशि 3-3 का सीरीज बना लो और उनको याद कर लो, मूवेबल, फिक्स, डुअल, मूवेबल, फिक्स, डुअल, ऐसे करके। मूवेबल साइन यानी कि चर राशि, यानी कि समझो कि मूवेबल वर्ड से ही पता चला ना, जिसमें मूवमेंट है। जैसे किसी व्यक्ति का मंगल मूवेबल साइन में, तो क्या फिजिकली एक्टिव होगा, कभी इधर बैठेगा, कभी उधर बैठेगा, इधर उठ के जाएगा, उधर उठ के जाएगा। मंगल में दम है, बली अवस्था में, वेल प्लेस्ड है। तो उसी तरीके से फिक्स साइन क्या है, फिक्स यानी दृढ़, दृढ़ राशि। ठीक है? अचर यानी जो जिसमें मूवमेंट नहीं है। जैसे किसी कोई कोई व्यक्ति आपको फिक्स माइंडसेट के मिलेंगे कि नहीं, मैं मिठाई खाऊंगा, मैं नॉनवेज ही खाऊंगा, मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन मैं वेज ही खाऊंगा, मेरा ऐसा ही है। जो फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति हैं, जो किसी की नहीं सुन रहे कि नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं अपने पिता की ही मानता हूँ, मैं अपनी माँ की ही सुनता हूँ, मैं अपने मन की ही करता हूँ। वो फिक्स्ड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है। डुअल साइन, दो तरफा, द्विस्वभाव स्टार्ट होगा। ये जब सेशन खत्म होगा, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। द्विस्वभाव, डुअल साइन यानी कि द्विस्वभाव, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति जिनमें कंफ्यूजन है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं। ठीक है? पढ़ाई करूं कि नहीं करूं,
घूमने जाऊँ कि नहीं जाऊँ? किसी ने पूछा कि होटल चलना है, तो प्लान नहीं कर पा रहे हैं, जाएँ कि नहीं जाएँ, जाएँ कि नहीं जाएँ? हमेशा दो राहे पे खड़े हैं। तो इस तरीके का जो नेचर है, ये जो है ना द्विस्वभाव राशियों का है। इन्हें हम आगे भी देखेंगे। अब मान लो कि मूवेबल साइन है 10th हाउस में, तो क्या होगा? करियर में मूवमेंट रहेगी। यानी हो सकता है बार-बार जॉब चेंज हो, वर्क प्लेस पे या प्लेस चेंज हो करियर के कारण, काम के कारण जगह चेंज हो, वो प्लेस चेंज हो, हर वक़्त करियर में चेंजेज़ आते रहें। या मान लो फिक्स साइन है तो करियर स्टेबल है, फिक्स्ड है। बहुत सारी चीज़ें हम साइन के बेसिस पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है? बहुत डिटेल में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हर व्यक्ति तब तक पिछला पूरा सेशन देख लेना और अच्छे से सारी क्लासेस को पढ़ भी लेना। इसमें कुछ भी ऐसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और जो भी डाउट हो उसके लिए मेरा दिया गया नंबर है, बेहिचक उस पे संपर्क कर सकते हैं। मेरे बायो में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जो भी वीडियो देखें, अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। कोई भी डाउट है तो उसका भी कमेंट ज़रूर करें। जिस भी तरह के क्वेश्चन्स हैं सबका आंसर करके आगे हम लोग ज़रूर बढ़ेंगे, ठीक है? अच्छे से पढ़ें, गणेश भगवान की आराधना करें, कोई भी गलत कार्य ना करें। थोड़ा-सा ध्यान से रहें, ठीक है? और कोई डाउट होगा बताना इमेजिनेशन वर्ल्ड, जिसको भी अच्छे से सीखना है उसको ज़रूर सिखाऊँगा, ठीक है? थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है? इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। जिस भी तरह का डाउट है, बेसिक जितना मजबूत है, उतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। वेलकम, वेलकम। जितना बेसिक मजबूत है, उतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, जितना बेसिक से भागेंगे, उतना प्रॉब्लम में आएँगे, ठीक है? तो बेसिक से भागना नहीं है, ठीक है? चलिए, जय गणेश भगवान की, जय माँ काली। बंद करते हैं।